जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में हम अपनी खुद की प्रॉपर्टी ले चुके हैं। लैंड हम यहाँ पे ले चुके हैं जिसका साइज था 630 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि 750 गज के आसपास। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में हमने प्रॉपर्टी कैसे ली। एक साल ही हमें हुआ था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए, और एक साल के अंदर अंदर हमने ये प्रॉपर्टी कैसे ली, क्यों ली, क्या रीजंस थे, और यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप कैसे ले सकते हैं। हम अभी यहाँ पे 491 वीज़ा पे हैं, जो कि पीआर नहीं है, कोई सिटीजनशिप नहीं है, स्किल्ड रीजनल वीज़ा की तरह होता है, प्रोविजनल वीज़ा होता है 5 साल तक जो आपको मिलता है। इसमें 3 साल के अगर आप टैक्स रिटर्न्स दिखाते हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपकी पीआर आ जाती है। 491 वीज़ा की वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस देने पड़े थे, कुछ और जो फीस थी वो एक्स्ट्रा देनी पड़ी थी। वो क्या देनी पड़ी थी वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप खुद यहाँ पे 491 वीज़ा पे हैं या 491 वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपको आइडिया मिलेगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं अगर आप पीआर या सिटीजन हैं तो 1-2 स्टेप जो हमें एक्स्ट्रा देने पड़े थे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टेप किसी पीआर या सिटीजन को नहीं करने हैं, तो आपको भी एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में आप कैसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि यहाँ पे प्रॉपर्टी लेने का प्रोसेस क्या रहता है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी प्रॉपर्टी लेने के लिए सबसे पहली तो चीज है वो है फाइनेंसिस। आपके पास पैसा होना चाहिए भाई प्रॉपर्टी लेने के लिए, नहीं है तो लोगे कहां से। अगर आपके पास खुद का पैसा है, खुद इतना कैश पड़ा है, इतना पैसा पड़ा है, तो भाई डायरेक्ट पे करके ले लो, और नहीं है तो फिर आपको फाइनेंस दिखाने पड़ते हैं, लोन दिखाना पड़ता है, और उसके लिए आपको चाहिए होता है प्री अप्रूवल। प्री अप्रूवल क्या होता है? आप बैंक को अप्रोच करते हैं कि भाई हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, हमें लोन बता दो कि भाई आप कितने तक का दे सकते हो। एक प्री अप्रूवल दे दो हमें कि हमारी जॉब के बेसिस पे, हमारे एसेट्स जो हैं, हमारी जो लायबिलिटीज है, उनके बेसिस पे इतने तक का लोन हमें मिल सकता है। आप बैंक के पास अप्रोच करते हो, बैंक आपको बता देता है कि भाई आपको इतने अमाउंट तक का लोन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप गए बैंक के पास, उन्होंने सब कुछ देखा और कहा कि $5 लाख तक का आपको लोन मिल सकता है। तो अब आपको आइडिया मिल गया कि भाई कितने तक की आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये करने के बाद सेकंड चीज आपकी आती है प्रॉपर्टी ढूंढना। अब हाँ, इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोन है प्रॉपर्टी के लिए वो आपका 80%, 90%, 95% तक बैंक दे देता है, डिपेंडिंग ऑन वेरियस बैंक्स। जैसे यहाँ पे एक होम स्टार्ट है जो 95% तक लोन आपको देता है, तो इतने तक का आप लोन ले सकते हैं। अब 95% का मतलब क्या है कि अगर आपकी 5 लाख की प्रॉपर्टी है तो 5 लाख की प्रॉपर्टी में बस आपको 5% यानी कि लगभग $25,000 जो है आपको चाहिए होंगे। बाकी $4,75,000 आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अब ये तो हो गई फाइनेंसिस की बात। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है, कैसी लेनी है, और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प करती है आपकी रियल एस्टेट जैसी वेबसाइट्स। ऑफ कोर्स किसी रियल एस्टेट एजेंट को भी आप अप्रोच कर सकते हैं जो आपकी इस चीज में हेल्प कर सकता है, बट ऑनलाइन यहाँ पे रियल एस्टेट की वेबसाइट है एक, उस पे जाके आपको प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स, हिस्ट्री, किसी पर्टिकुलर एरिया में कि भाई इतनी मेरी रेंज है, इस टाइप की मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो एक लिस्ट दिखा देता है कि ये सारी वहां पे अवेलेबल है। आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कुछ के ऑप्शंस होते हैं, कुछ डायरेक्ट मार्केट में सेल होने के लिए आ जाती है, और कुछ अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाएंगे, ग्रुप्स वगैरह आपने ज्वाइन करे हैं, जैसे प्रॉपर्टीज इन एडिलेड, प्रॉपर्टीज इन मेलबर्न, प्रॉपर्टीज इन सिडनी, इस तरीके के ग्रुप्स आपने ज्वाइन करे हुए हैं, तो वहां पे ऑफ द मार्केट प्रॉपर्टीज के भी आपको एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरीके से आप प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं जो आप लेना चाहते हैं। अब ये हो गया सेकंड स्टेप। आपके पास फाइनेंस हो गया, आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, जो मान लो भाई आपको पसंद आ गई, ये घर आपको पसंद आ गया कि ये घर है 5 लाख तक का जो मैं लेना चाहता हूं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो वीजा 491 के लिए, यानी कि हमारे लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है जिसमें आपको FIRB, फर्म जिसे कहते हैं, उसका अप्रूवल चाहिए होता है। इस टैक्स की जो वैल्यू है वो 14,000 कुछ डॉलर से लेकर 44,000 कुछ डॉलर तक होती है, डिपेंडिंग अपॉन अ सर्कमस्टांस, जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। जिसकी वजह से हमने भी डिसाइड करा था कि हम खाली लैंड लेंगे, प्रॉपर्टी बनाया घर या फिर पुराना कोई घर नहीं लेंगे। ये भी उसमें एक बहुत बड़ा रीजन था, बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे डिसाइड होता है। ये हो गया आपका नेक्स्ट। आपको फर्ब अप्रूवल लेना होता है। ये फर्ब अप्रूवल लेने में या तो आप खुद ले सकते हैं ऑनलाइन जाके ATO की, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस की वेबसाइट के थ्रू जाकर, या फिर आप किसी कन्वेंसर के थ्रू ले सकते हैं। एक कन्वेंसर आपसे इसके लिए लगभग $550 के आसपास फीस जो है चार्ज करेगा। मैंने ये खुद ही कर लिया था।
आप ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस में कॉल कर लेंगे, ऑनलाइन उनका नंबर होता है, तो वो भी आपकी इस चीज़ में बहुत हेल्प कर देते हैं। मैंने उन्हें कॉल करके उन्हीं से बातचीत करके खुद ही अप्रूवल ले लिया था, तो यहाँ पे मेरे $550 के आसपास तो ये बच गए थे। बट स्टिल आपको आगे कन्वेंसर तो हायर करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, जब भी कोई सेलर सेल करता है या फिर कोई बाय करता है, तो उन्हें अपना खुद का एक कन्वेंसर चाहिए होता है। जैसे आपको जो प्रॉपर्टी पसंद आई थी, उसका जो सेलर होगा उसका अपना खुद का एक कन्वेंसर होगा, आप जो बायर है आपका खुद का एक कन्वेंसर होगा, और वो दोनों आप दोनों के बिहाफ पे डील करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने जो अपनी प्रॉपर्टी ली थी उसमें सारी की सारी बातें हम दोनों के कन्वेंसर्स नहीं करी थी, बल्कि मेरी बात सिर्फ मेरे कन्वेंसर से हो रही थी, ना मेरे सेलर के कन्वेंसर से हुई थी, ना सेलर से हुई थी, या फिर मेरी रियल एस्टेट एजेंट से हो रही थी जिसके थ्रू प्रॉपर्टी जो है मार्केट पे आई थी। या तो मेरी उससे बात हो रही थी या फिर अपने कन्वेंसर से हो रही थी। तीसरी किसी से भी बंदे से मेरी बात नहीं हुई। जो सेलर था उसकी शक्ल भी नहीं पता भाई मेरे को कैसी है, नाम भी बस इसलिए पता था क्योंकि प्रॉपर्टी के कागजों में उसका नाम लिखा हुआ था। इस तरीके से यहाँ पे डील हो जाती है। सारी डॉक्यूमेंटेशन, साइन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन हो गए थे, मुझे कहीं ऐसा जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। तो आपको कन्वेंसर उसके बाद हायर करना पड़ेगा, जो आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आपकी हेल्प करेगा। तो बस दोस्तों, ये आपके मोटे मोटे स्टेप्स हैं जो आपको प्रॉपर्टी लेने के लिए यहाँ पे करने होते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने खाली लैंड लेने की ही क्यों सोची, उस पर अपना घर बनाने की क्यों सोची, और अगर आप 491 वीजा पे हैं तो ये चीज आपकी भी बहुत हेल्प कर सकती है। देखिए, जो मैंने फर्म बताया ना, FIR भी बताया, जब मैं लैंड लेने के लिए गया था, जब मैं घर लेने के लिए गया था, उस टाइम पे वो रिसेंटली इंक्रीज हुआ था किसी भी पुराने घर के लिए। अगर नया बना हुआ घर है, पिछले 1 साल में ही बना हुआ घर है, या फिर खाली लैंड है, उस पे जो FIR भी लगना था वो तो लगना था 14,000 कुछ, और वहीं अगर पुराना बना हुआ घर है तो उस पे 44,000 कुछ FIR भी लगना था। तो मेरे 30,000 के आसपास तो यहीं पे एक्स्ट्रा लग रहे थे। 30,000 तो मेरे ये बचे। सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है स्टैंप ड्यूटी, जो आपको कोई भी घर लेने जाओगे तो वो पे करनी पड़ेगी। 491 वीज़ा वालों के लिए वो स्टैंप ड्यूटी भी ज़्यादा होती है बजाय किसी PR और सिटीजन के लिए, बल्कि रिसेंटली साउथ ऑस्ट्रेलिया में और भी कुछ स्टेट्स में ये स्टैंप ड्यूटी एबॉलिश भी करी हुई है फर्स्ट होम बायर्स के लिए। तो अगर मैं PR होता या सिटीजन होता तो ये जो मेरा पहला घर था, फर्स्ट होम था, इस पर मुझे स्टैंप ड्यूटी 0 पे करनी थी। अगर आप PR या सिटीजन है तो आपको भी ये 0 पे करनी पड़ेगी यहाँ पे, बट मैं 491 पे था तो इस वजह से मुझे ये 12% के आसपास पे करनी पड़ी थी। अगर मैं पुराना कोई घर लेता जिसकी कीमत मान लीजिए $8 लाख के आसपास है, तो उसका 12% मुझे वो पे करना पड़ता। वहीं जो मैंने लैंड ली है जिसकी कीमत उसके मुकाबले मान लीजिए 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के आसपास है, तो उस पे मुझे उतना ही कम वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ये स्टैंप ड्यूटी प्लस FIR भी पुराने घर के लिए, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के लिए इतना ज़्यादा पड़ रहा था कि हमें लैंड लेके और उस पे नया घर बनाना कंपैरेटिवली ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था। उससे इतना ज़्यादा सस्ता भी नहीं था, बट हाँ कंपैरेटिवली उससे कम का पड़ रहा था। और मेन चीज़ थी कि हमारे पास अपना खुद का नया घर होगा, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी। पुराना घर लेने की बजाय जो पहले किसी ने बनाया अपने हिसाब से, हम खुद का नया घर अपने हिसाब से बना सकते थे, जिसमें लैंड का साइज भी और घर बनाने का साइज भी हमारे कंट्रोल में था। तो ये बहुत बड़े कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमने यहाँ पे खाली लैंड लेने की सोची थी, ना कि कोई घर लेने की। दोस्तों, आज की वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स कि आप यहाँ पे घर कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, वो आपके साथ डिस्कस करा। आगे वीडियोज में मैं आपके साथ हमने कितने का लैंड लिया, कितने का हम घर बना रहे हैं, क्या साइज होने वाला है घर का, बिल्डर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा उसका क्या प्रोसेस होता है, घर का डिजाइन जो फाइनलाइज करा है हमने वो कैसा है, ये कितना हमने टैक्स पे करा, ये सारी की सारी चीज़ें भी आगे वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो हमारे घर की कंस्ट्रक्शन होगी, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा घर बनने का, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, अगर आप 491 वीज़ा पर हैं और आप जानना चाहते हैं कि फर्ब अप्रूवल जो है वो मैंने खुद कैसे लिया, ये चीज़ भी मैं आगे वीडियोज़ में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद और हर हर महादेव।